हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ौक़-ए कबूतर परवरी। व्यूअर्स, आज ख्वाजा साहब के साथ आए हैं फिर, और आपके साथ नॉलेज की बातें कुछ शेयर करते हैं। कुछ सवाल हैं ख्वाजा साहब के आगे, वो सवाल रखते हैं। ख्वाजा साहब, कैसी तबीयत है आपकी? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे बच्चों, मदहो और चाहने वालों। बेटा अब मैं संडे के संडे आता हूँ, क्योंकि भाई ने आना होता है या दोस्तों ने आना होता है, तो मैं आ जाता हूँ। आगे से बहुत बेहतर हूँ। अच्छा ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो ऑन अ लाइटर नोट एक सवाल है, आपके व्यूअर्स अक्सर करते हैं, वो पूछते हैं ख्वाजा साहब कीमा क्या भाव दे रहे हैं आप? मुझे अक्सर ये मशीन पे कीमा बेटा, इस पे ना मैं रोटियों के ये भूरे करता हूँ। बिल्कुल घर से मैं रोटियां पकवा के लेके आता हूँ। सही। अब मैं वैसे कैंची से पहले करता था, हाँ जी। तो मेरे हाथ जब ये वो हो गए थे डेड से, तो करनी मुश्किल थी। तो अब मैंने ये ले लिया हुआ है, इससे मैं करता हूँ, और बाद में ऐसे करता हूँ तो मैं कबूतरों को डालता हूँ। सही। अच्छा बेचता नहीं। वो अक्सर कमेंट में ना लोग पूछ हाँ, रहे होते हैं मजाक के मैंने भी तौर पे। देखा है। अच्छा ख्वाजा साहब, बहरहाल कुछ सवाल करने हैं आपसे। सबसे पहला तो सवाल ये, पिछले दिनों ना बड़ी मैंने पोस्टें देखी हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ना अफरा तफरी मची हुई थी। बहुत महंगे कबूतर बिके हैं किसी जनाब के। इन महंगे कबूतरों के बारे में आपका क्या ख्याल है, और बिकने के ऊपर मतलब आपकी क्या सोच है आपकी इसके ऊपर? बेटा ये जो अब महंगे कबूतर बिके हैं, ये अब मैं इस पे नई फिक्शन में मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं फड्डे में डालना नहीं चाहता, क्योंकि लड़ाई करनी और फड्डा करना तो बड़ा मुश्किल आसान है, पर उसको नबेड़ना मुश्किल है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं अब इस पॉइंट पे मैं जाना नहीं चाहता। जिस आदमी ने वो इतने महंगे कबूतर खरीदे हैं, मैं उसको जानता नहीं, अल्लाह उसको और दे, आमीन। ठीक है। एक तो मेरा जो अपना आइडिया है, जिस आदमी ने खरीदे हैं वो आगे से कबूतर अब बेचना चाहता है, और वो अपने कबूतरों की रीसेल वैल्यू ज्यादा करना चाहता है, सही। लोगों को बता के कि मैंने फलाने से इतने का खरीदा है, तो मैं आपको इतने का क्यों दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट है। ठीक। और अब और आप पूछें। अच्छा ख्वाजा साहब, पीछे ना वीडियोस का सिलसिला चल रहा है हमारा, एक पॉइंट रह गया था कबूतरों की खूबसूरती के बारे में, तो पॉइंट जो खूबसूरती के सिर्फ वो बयान करें आज, वो बताएं। बेटा कबूतरी के जो खूबसूरती के पॉइंट्स हैं ना, वो मेरे हिसाब से 19 हैं या 20 हैं। अच्छा। सबसे मेन जो सबसे पहला पॉइंट है कि कबूतर खड़ा हो अपने पंजों पे नहीं तो ऐसे खड़ा हो जैसे असील मुर्गे खड़े हुए हैं, ब्रॉयलर मुर्गी नहीं, या चील खड़ी हुई है, लक्का कबूतर नहीं, ऐसे करके खड़ा हो, और उसके बाजुओं का और सीने में कम से कम 1 इंच का या आधा इंच का फासला हो। ऐसे ना हो, ऐसे हो, पहलवान हो, ये ऐसा होना चाहिए। मेन पॉइंट ठीक। ये है। ख्वाजा साहब, ये खड़े होने का स्टाइल जो सा, ये नस्ल के ऊपर डिपेंड नहीं करता? किसी भी नस्ल का उसका खड़े होने का स्टाइल चौड़ा होना चाहिए जरा छाती, क्योंकि मैंने सुना है कि मगर जरा थोड़े झुक के खड़े होते हैं, टेडी जोन से वो जरा सीना तान के खड़े होते हैं, झुक के खड़े होते हैं, कमगर लंबे खड़े होते हैं। ठीक है। क्योंकि जब कमगर खड़ा होता है, एक तो साइज में कमगर टेडियों से थोड़े से बड़े हैं, उनों के पर थोड़े से लंबे हैं, उनों की तीली टेडियों की निस्बत बारीक है, और कमगरों के अमूमन पर जो अच्छे कमगर हैं, उनों के अमूमन पर दुम जितने लंबे हैं। टेडियों के पर जो है वो दुम से 1 इंच छोटे होते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, ये कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, दुम जितने होना या दुम से छोटे होना, इनमें कोई बदनस्ल का फर्क है, या आप क्या प्रेफर करते हैं? मतलब उसमें बेटा ये है कि जब कबूतर एज में ज्यादा होता जाता है तो अमूमन उसके पर छोटे होते जाते हैं। जैसे आदमी अच्छा 75 साल के बाद उसकी हाइट कम होनी शुरू हो जाती है, वैसे ही कबूतर के भी पर छोटे होने शुरू हो जाते हैं। जब आप कबूतर के पर खींचते हैं, साल में 1 दफा खींचते हैं, कई कबूतरबाज ऐसे हैं जिन्हों को मैंने
पिछले अपने इंटरव्यू में कहा भी है कि 2 दफा ना खेचा करें, आप जेठ के कबूतर अलग रखें और असू के कबूतर अलग रखें। बिल्कुल बिल्कुल, 2 टीमें। जब आप कबूतर के पर खींचते हैं तो वो 1 सेंटीमीटर, जिसको आप एक धागा या एक सूतर कहते हैं, वो छोटा हो जाता है, दुम लंबी हो जाती है। जिस कबूतर के, अब तो कबूतर वो देखने को मिलते ही नहीं है जिन्हों के 5-5, 6-6 दफा पर पुटाई की होती है। नहीं तो पुराने जमाने में जब हम कबूतरबाजी करते थे, कबूतरों के पर दुम से 2-2 इंच छोटे हो गए होते थे। वो अच्छी चीज नहीं है। ख्वाजा साहब, एक और सवाल है मेरा पर्सनल। बाउ शम्स बहुत बड़े उस्ताद हुए लाहौर के, और उड़ाने में भी उनका बड़ा नाम हुआ है, और यकीनन आपका भी उनके साथ एक रिश्ता है और एक ताल्लुक है। उनके अलावा और चौधरी सखी साहब के अलावा आप किसको अच्छा कबूतर परवर मांगते हैं, जैसे कबूतरबाजी के अंदर नाम क्यों आपकी नज़र में, इन 2 नामों को निकाल के लाहौर में? बेटा, कबूतरबाजी और कबूतर परवरी, हाँ जी, बिल्कुल अलग चीज है। बिल्कुल। अब मुझको ये नहीं याद कि उस्ताद शम्स मरूम ने कबूतरबाजी किससे सीखी हुई है। अपने उस्ताद से सीखी हुई है कि अपने किसी रिश्तेदार से सीखी हुई है। ये मैं बता सकता हूँ कि चौधरी सखी ने जितनी भी कबूतरबाजी है वो आप खुद सीखी हुई है, क्योंकि वो पैदाइशी कबूतरबाज नहीं था और उसने पैसे खर्च के कबूतरबाजी सीखी हुई है, मुफ्त बरी में कबूतरबाजी नहीं सीखी हुई। ख्वाजा साहब, इनके अलावा बताएं ना, तीसरा नाम कोई बताएं इन 2 नामों से हटके, आपकी नज़र में जो कोई अच्छा हो इनके बाद। उसमें बेटा, उसके बाद बहुत अच्छे उस्ताद गुजरे हैं, 3-4, अल्लाह सारों को जन्नत नसीब करे। बताएं सबके बारे मेरी में। पार्टी के थे, मेरी पार्टी के मुखालिफ भी थे। सबसे बड़ा तो पहले अल्लाह उसको करवट जन्नत नसीब करे, मेरे उस्ताद थे उस्ताद फ़ियो मरूम, रफ़ीउद्दीन जिनका नाम था। उनकी बाजियाँ उड़ा करती थी मुनीर सुनहरे के साथ। मुनीर सुनहरा मुखालिफ पार्टी का था। फिर एक और मुखालिफ पार्टी का हमारा था जिसका नाम था इज़्ज़त खान। इज़्ज़त खान के नाम से मशहूर था। वो रेलवे स्टेशन पे होते थे, बड़े अच्छे कबूतर उड़ाते थे। फिर एक कबूतरबाज थे जिन्हों के बहुत अच्छे रिकॉर्ड हैं, सादक टोके वाले, सुना हुआ नाम है। हाँ, ये बड़े अच्छे कबूतरबाज हैं। और पापा नौलखिया के बारे में भी पापा नौलखिया कबूतर परवर था, कबूतरबाज नहीं था। ठीक हो। अमीर आदमी था। जब पाकिस्तान बना तब उसके पास 9 लाख रुपया था। तब किसी के पास 9,000 नहीं थे होते। उसकी जो बेगम थी वो गायनाकोलॉजिस्ट उधर की गंगाराम हॉस्पिटल की थी, मैडम फखर मेरा ख्याल है, बहुत बड़ी वो थी और वो मालदार आदमी थे। उन्होंने बड़े महंगे महंगे कबूतर खरीदे। सबसे महंगे कबूतर खरीदने उन्होंने शुरू किए और वो उन्होंने कबूतर खरीदे थे मेजर नज़ीर से। मेजर नज़ीर थे जिन्होंने सियालकोट से कबूतर इकट्ठे किए हुए थे। 1958 में जब अयूब खान का मार्शल लॉ लगा था तो वो मेजर नज़ीर जो थे वो वेटनरी डॉक्टर थे, तो उन्होंने कबूतर बड़ी मुश्किल इकट्ठे किए हुए थे। तो वो उन्हों के कबूतर थे। जो पापे ने जब कबूतर खरीदे थे तो वो अपने वो उन कबूतरों को कहते होते थे मेजर वाले कबूतर या मेजर नज़ीर वाले कबूतर। पर बाद में जब वो कबूतर पापे के पास आ गए तो जब लोगों ने वो कबूतर लेके गए, पापे ने शुरू में तो वो कबूतर बेचे नहीं, पर बाद में जब कबूतर बेचे उन्होंने अपने कबूतरों का नाम रख दिया ग्रीन आइड। अच्छा, हरे आंख, क्योंकि वो मैंने देखे हुए हैं, उन्हों की आंख में ऐसे होता था जैसे पान का पत्ता है। क्या
اور وہ اب میں 1 سال پاکستان میں ریکارڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب یوسف خان کی بازی استاد کریم بخش کے ساتھ لگی تھی, یوسف خان کے کبوتر اڑائے تھے پاپے نو لکھیے نے, اور سارے کبوتر جونسر ہی اڑے تھے. جن میں کمانڈر کبوتر اڑا تھا وہ 15 جیٹ پہ رات رہ گیا تھا, دوسرے دن بیٹھا تھا. اور استاد کریم بخش نے کبوتر اڑائے تھے بہو شیری کے اڈے سے, ٹرکوں کے اڈے سے. یہ پرانا واقعہ ہے. ٹھیک ہے خواجہ صاحب, ایک اور نسلوں کے بارے میں ہم کرتے رہتے ہیں اکثر ڈسکشن. میں نے نا پچھلے دنوں نیلے کمگر کبوتروں کی نا ایک ویڈیو ڈالی اپنے چینل پہ, تو مجھے ایک بہت بڑے استاد کا فون آیا, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. انہوں نے مجھے کہا کہ علی یہ جو نیلے ہوتے ہیں نا یہ کمگر نہیں ہوتے. تو میں نے کہا جی میں آپ کے پاس آؤں گا, اس کے اوپر بات کریں گے. ظاہر سی بات ہے آپ اتنے سینئر استاد ہیں, میں آپ کے ساتھ بحث تو نہیں کر سکتا, مجھے اتنا نہیں پتا جتنا آپ کو پتا ہے. تو ان کے پاس تو فی الحال نہیں میں گیا. آپ تھوڑا سا نیلے کمگروں کے بارے میں بتائیں, ان کی ہسٹری, اور یہ کمگر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, یہ بھی آج کلیئر کر دیں. بیٹا یہ جو کمگر ہے نا, اب میرا یہ انٹرویو وہ کرتے رہا کریں, رپیٹ کروا کے دیکھ لیا کریں. وہ کمگر نہیں ہے جو نیلے بچے نہ نکالے. اچھا, وہ کمگر نہیں ہے جو خاکی بچے نہ نکالے. ٹھیک. وہ کمگر نہیں ہے جو زیرے بچے نہ نکالے. خاکی سے مراد سلیٹی ہے نا, خاکی جس کو سلیٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ پیور کمگر لگے رہنے دیں گے تو 8-10 سال کے بعد کوئی نہ کوئی بچہ خاکی ضرور نکلے گا جس کی گردن سلیٹی ہے. ٹھیک ہو گئی. اور زیرے تو عموماً نکلتے رہتے ہیں. بالکل بالکل. زیرے 2 قسم کے نکلتے ہیں, ایک گوڑے زیرے اور ایک پھیکے زیرے. ایسے ہی. اور نیلے ضرور نکلتے ہیں. اچھا, یہ کمگروں میں سے نکلتے ہیں نیلے؟ بالکل کمگروں میں سے. بیٹا اب میں نیلی, اب آپ نے بات کی ہے, ہاں جی. اب آپ نے پرانی یادیں مجھ کو یاد کروا دی ہیں. جی میں انڈیا گیا ایک دفعہ, جی. یہ بات ہے 1983 یا 84 کی. اچھا. ادھر سے میں نیلے ہروں کا ایک جوڑا لے کے آیا. اچھا. جس کے یہ جو بند تھے نا, بالکل یہ 3 تھے. اچھا. 2 نہیں تھے. عام ہروں کے تو 2 ہوتے ہیں, 3 بند انہوں کے 3 بند تھے. کیا ہوا؟ اور پھر بعد میں مجھ کو پتا چلا کہ 3 بندوں والے نیلے یوسف خان مرحوم کے پاس بھی ہیں. صحیح. میں جو نیلے ہرے دلی سے لایا تھا, ہاں جی. وہ آدمی کا نام ابھی بھی مجھ کو یاد ہے. اس کا نام تھا کرسچن تھا, ڈھاکہ کیمپ میں وہ رہتا تھا, اور اس کا نام تھا مسٹر ہربٹ. اوکے. اس سے میں لے کے آیا تھا. صحیح. اور وہ نیلے ہرے تھے. اور وہ اب ہروں پہ آپ نے جب بات کی ہے, میرے بچپن میں سیالکوٹ میں بھی ہرے ہوتے تھے, پر جو سیالکوٹ کے ہرے ہوتے تھے نا, وہ سفید آنکھوں میں ہوتے تھے, کالی چونچ, کالے پنجے اور سلیٹی کلر کی پلکیں, پتلیاں ان کی بڑی. وہ ہرے ہوتے تھے. جی خواجہ صاحب, ہرے اور نیلوں میں فرق ہے کہ نہیں ایک ہی چیز ہے؟ ہرے اور نیلا ایک ہی چیز. اچھا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. کہنے کا فرق ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک ہرے ہوتے تھے جنہوں کو ہم شاہ جنی کہتے ہوتے بالکل تھے. بالکل. ان کے سر بہت بڑے ہوتے تھے, دمیں انہوں کی بڑی ہوتی تھی, چونچیں چھوٹی. اور چونچیں انہوں کی چھوٹی ہوتی تھی. ٹھیک ہو گیا. بالکل سفید آنکھی ہوتے تھے, سر انہوں کے کھوپڑ اتنے بڑے ہوتے تھے. صحیح. جب وہ اڑا کرتے تھے دم کھول کے اڑا کرتے تھے. صحیح صحیح. سردیوں کے موسم میں وہ شام کو بیٹھتے ہوتے تھے. اچھا. پر گرمیوں کے موسم میں صبح 8-9 بجے سے زیادہ نہیں تھے اٹھتے. صحیح صحیح. تو خواجہ صاحب, نیلے آپ نے کہا جی کمگروں میں سے نکلتے ہیں, ایسا کبھی میرے سننے میں تو نہیں آیا, یہ بھی بتایا ایسا ہو سکتا ہے کہ نیلوں میں سے کمگر نکلے ہوں؟ بالکل بالکل نکلتے ہیں. اچھا صحیح. نیلوں میں سے کمگر بھی نکلتے ہیں اور کمگروں میں سے نیلے. اب آپ بیٹا, اب میں آپ کو کیا بتاؤں, آج سے 8-10 سال کی بات ہے, جب میں جوان تھا, میں ایک اپنے دوست نے میرے نے
कबूतर पकड़ा, बहुत खूबसूरत कबूतर था, कमगर। ठीक, मैं वो कबूतर उससे जोड़ों के लिए लेके आया। मैंने उसके साथ अपने घर की 5 कबूतरियां लगाई। उसने एक भी बच्चा अपने ऊपर लेके नहीं गया। अच्छा, अब क्या पता है मुझको कि उसका माँ कौन सी थी और उसका बाप कौन सा था। बिल्कुल बिल्कुल। अब आजकल के जमाने में आप किसी से नीले कबूतर खरीद के लेके आते हैं, हाँ जी, तो बेटा अब आपको क्या पता कि उनकी पेडिग्री क्या है बिल्कुल और उनके माँ बाप कौन से हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखना जरूरी होता है। चले ख्वाजा साहब, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन मेरी तो खत्म हो गई है। नीले अलग से कोई ब्रीड नहीं है, कमगरों का ही हिस्सा है, इनमें से निकलते हैं जैसे स्लेटी निकलते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गए। ठीक है ख्वाजा साहब, एक और है कि काफ़ी आपके दोस्त, आपके चाहने वाले, आपके फॉलोअर्स पूरी दुनिया से बड़े कमेंट करते हैं, आपके लिए दुआएं देते हैं। उनके लिए कोई पैगाम आखिर में, आपके देखने वालों के लिए कोई पैगाम? बेटा सिर्फ अब मेरे लिए यही है कि वो सारे कबूतरबाज जितने भी मेरे लिए हैं, खाना काबा पे भी जब उधर के भी होते हैं लोग, उम्रा करने भी जाते हैं और मेरे लिए कहते हैं हम आपके लिए दुआ करेंगे। बेटा मेरे लिए जब आप दुआ किया करें, अब ये मैं पॉइंट एक बताने लगा हूँ, मेरे लिए उम्र की दुआ ना करें, मेरे लिए सेहत की दुआ करें बिल्कुल बिल्कुल कि मेरी सेहत ठीक रहे, बिल्कुल। उम्र लंबी रह के अगर मुताजी हो जाए बिल्कुल तो वो मुझको चाहिए नहीं, बिल्कुल मुझको चाहिए सेहत ठीक। बिल्कुल और अब आपके इस इंटरव्यू की विरासत से अब मैं कई दफा पहले मैंने सोचा था, पर अब मैं सीरियसली सोच रहा हूँ कि कबूतरों को कम कर दूं, क्योंकि जो पहले मैंने सोचा था फार्म हाउस बनाने का और उधर जाके कबूतरों को ट्रांसफर करके उधर जिंदगी का क्या भरोसा दम आवे ना आवे, बिल्कुल। तो मैं करता, अब वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सही। तो अब मैं 5-4 जोड़े जो बच गए अपने शौक के लिए वैसे ही वो घर ले जाऊंगा, और अब मेरे लिए 15 किलोमीटर हाँ जी, ये जो आना है ना, हाँ जी। ये बेटा लिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। सही। मेरे लिए दुआ किया करें सेहत की। जी ठीक है ख्वाजा साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इतनी नॉलेज आप हमें देते हैं, इतना विजडम वाली बातें करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे बस दुआ और आप करें। सलामत रहें। ठीक है व्यूअर्स, ये आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर एक वीडियो में मिलेंगे नए शौक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।